नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश में दो विधानसभा क्षेत्र बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो वहीं बुधनी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में अर्जुन आर्य शामिल हुए और आर्य के मैदान में उतरने से अब ये सियासी लड़ाई त्रिकोणीय हो चली है। वे बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। सपा के उम्मीदवार के मैदान में आने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस दोनों इस सीट से जीत का दावा कर रही हैं। कांग्रेस ने बुधनी सीट पर राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के रमाकांत भार्गव से होगा। तो वहीं विजयपुर सीट पर मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। उनका मुकाबला वन मंत्री रामनिवास रावत से होगा। वहीं ऐसे में चुनावी सरगर्मी के बीच सियासत गर्मा गई है। बुधनी से सपा प्रत्याशी के ऐलान होते ही बीजेपी ने गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर हमला बोला और अब सभी की नजरें बुधनी विधानसभा पर टिकी हुई हैं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र से अब तक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक थे। लोकसभा चुनाव में उनके विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद शिवराज चौहान ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ही इस सीट के रिक्त होने के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। तो वहीं श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव एक हाई प्रोफाइल मुकाबला है, जहां बीजेपी ने विजयपुर विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए सहारिया जाति के बड़े नेता मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है और 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से बगावत करने वाले मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और 44,000 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर थे। ऐसे में अब जब बीजेपी ने कांग्रेस से पार्टी में आए रामनिवास रावत को और कांग्रेस ने बीजेपी से आए मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो पूरी सियासत की लड़ाई जो है वो कांटे की हो गई है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच के प्रत्याशी चयन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। हमारी पार्टी ने जमीनी नेताओं को टिकट दिया है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां मिलने से लूट दिखती है वहां पर गठबंधन कर लेते हैं, जहां ये नहीं हो पाता वहां पर मैदान में उतार देते हैं। बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव केवल 2 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले निर्णायक चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनावी माहौल गर्मा गया है और दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी और चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए बीजेपी और कांग्रेस और सपा का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। तो इस प्रत्याशियों की घोषणा से तय होती है कि कांग्रेस के पास ढूंढे खोजे से प्रत्याशी नहीं थे। आज क्या जरूरत पड़ गई, जो 2023 के चुनाव में भोजपुर विधानसभा से चुनाव हारे, उनको अब बुधनी से लड़ाना पड़ रहा है। मतलब ये बताता है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है। स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार की अंदरूनी लड़ाई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी आज भी कुर्ता फाड़ कुर्सी मार में उलझी हुई है। अंदरूनी खींचतान से वो बाज आ जाए तब जमीनी राजनीति करेंगे और चुनाव मैदान में उतर पाएंगे। ये दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेगी, ये तय मानकर चलिए। इस तरीके से जो नाम अनाउंस हुए, निश्चित रूप से पहली बार कार्यकर्ताओं की मांग के हिसाब से नाम दिए गए। जो वहां पे कमेटी गई, उन लोगों के सामने जो नाम आए और जो प्रपोज हुए, उस तरह से नाम है। राजकुमार पटेल जी अपने आप में बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, लंबा एक्सपीरियंस है और किरार बाहुलता बुधनी विधानसभा है और वहां पर एक लंबे अरसे के बाद राजकुमार पटेल जी चुनाव मैदान में, निश्चित रूप से जनता उनके फेवर में और चुनाव बदलाव का होगा। और विजयपुर की जहां तक बात करें, वहां पर भी आदिवासी वर्ग को बहुत दिनों से सम्मान नहीं मिला था और अब एक आदिवासी नया नेतृत्व वहां पे खड़ा होने वाला। मुझे उम्मीद है कि दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और एक नई राजनीति की दिशा मध्य प्रदेश में तय होने वाली। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के लिए बुधनी विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन आर्य जी को प्रत्याशी बनाया है। अर्जुन आर्य जी पूर्व में भी खाते गांव से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बीच में समाजवादी पार्टी से दूर हुए थे, ये उन्होंने घर वापसी करी है और अब बुधनी में जनहित के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्व में भी किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की आवास क्षेत्र में लगातार अर्जुन आर्य जी उठा रहे थे।
और अब बुधनी उपचुनाव में जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपने तीनों ही पार्टियों के नेताओं को सुना, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ी हैं, और हमारे साथ हिमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं सत्ता पक्ष यानी कि प्रियंका दुबे से करना चाहूंगा। प्रियंका जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं जीत के तमाम, और जिस तरीके से जो टिकट बंटवारा हुआ है, उस टिकट बंटवारे को लेकर लगातार जो बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका उस पर जानना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र हो या प्रदेश हो, जब भी किसी प्रत्याशी का चयन होती है तो निश्चित तौर पर एक पैनल बनाया जाता है। संसदीय दल उसके ऊपर अनुमोदन करते हुए, रायशुमारी करते हुए नामों को तय करता है। तो दोनों ही स्थानों पे अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को चुना है, तो वहां के कार्यकर्ताओं को और वहां की जो रायशुमारी की गई, और उसके बाद जो नाम निकल कर के आए हैं वो केंद्र के तरफ प्रेषित किए गए थे, और केंद्र के द्वारा उसे चयनित करके प्रत्याशियों को जो है वो जमीनी स्तर पे उतारा गया है। और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, जो सतत तौर पे उनका जो सतत जो संपर्क और संवाद की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण सरकार के जितने भी अगर हम बात करें मैनिफेस्टो भी जो डिजाइन किया जाता है, निश्चित तौर पे जनता के ही विश्वास के साथ में और उन्हीं की रायशुमारी से तय किया जाता है। तो निश्चित तौर पे प्रत्याशी भी उस बातों का ध्यान रखेंगे और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम पुनः दोनों ही सीट के ऊपर विजयश्री प्राप्त करेंगे। ठीक है हिमानी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। सबसे पहले जिस तरीके से जो टिकट दिए गए हैं पार्टी के द्वारा, जिस तरीके से उसको लेकर बयानबाजियां देखने को मिल रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? किस तरीके से पक्ष कांग्रेस का उस पर? देखिए, अभी तो मैंने जो आपकी स्क्रिप्ट इससे पहले वाली देखी और प्रियंका जी के सवाल का जवाब दे दूं कि रायशुमारी करके दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल करवाया जाता है और फिर उनको टिकट देके स्ट्रेटेजी रणनीति दिखाकर चुनाव लड़वाया जाता है। अपने मूल कार्यकर्ता जो है वो तब भी झंडे उठाकर प्रचार करने का काम कर रहे थे जब मतलब विधानसभा चुनाव हुए थे नवंबर में पिछले वर्ष, और इस बार भी वो वही करेंगे। तो जो अगर बातें बड़ी बड़ी करी जाएं, दूसरी मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो भी जनता के हिसाब से नहीं, जिस तरह का चुनाव होता है, जिस तरह का प्रत्याशी होता है, उसके आधार पर दिया जाता है। अगर मैनिफेस्टो जो 6 टर्म से रामनिवास रावत जी कांग्रेस से प्रत्याशी थे, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन इसी बार ऐसी घोषणाएं और वहां के लिए बहुत सारी सौगातों की जो छड़ी लगा दी मुख्यमंत्री जी ने। जैसे जहां भी उपचुनाव हो जाता है उससे 1 महीने पहले पहुंच जाते हैं और वहां पर लगा देते। तो मैनिफेस्टो इस हिसाब से नहीं तैयार किया जाता कि प्रदेश की जनता का क्या विकास होना है। मैनिफेस्टो चुनाव की, मतलब भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहा करती है कि हम चुनाव के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, आप कल करवा लीजिए। यही देश और प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना हो गई है कि सिर्फ चुनाव में लगे रहते हैं, और फिर इनके ही चुनाव में मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं तब से वो लगातार चुनाव ही लड़ते जा रहे हैं, और उनकी बिल्कुल नाक के नीचे सूरज तले अंधेरा वाली बात, और इतना बड़ा ड्रग्स का उद्योग और बेटियों की बलात्कार राजधानी में हो जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे काम हो जाते हैं। तो ये विडंबना बन गई है। बिल्कुल जो बोल रही हैं वो सही है, पर उसका जो दूसरी बात में, आप ठीक है, आपके वाले सवाल पे आती हूँ कि जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल राजकुमार पटेल जी हों, चाहे वो मुकेश मल्होत्रा जी हों। आप बोलेंगे मुकेश मल्होत्रा भी बीजेपी से ही आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत समय तक यहाँ पर हमारे यहाँ काम कर लिया। उनको किसी सौदेबाजी के तहत नहीं लाया गया कि आप आएंगे और हम आपको टिकट दे देंगे, आपको मंत्री बना देंगे। ऐसा नहीं, कार्यकर्ता बन के आए थे। अब उन्होंने खुद को साबित किया और उसके बाद उनको टिकट दिया गया है। तो चाहे जातिगत समीकरण देख लीजिए, चाहे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता देख लीजिए, और मूल कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के। तो इस बात को देखते हुए यहाँ पर टिकट दिए गए हैं और विजयश्री की मूल कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात हिमानी जी आप कर रही हैं। ठीक है आप दोनों लोगों से मैंने पहला सवाल इसीलिए एक जैसा पूछा टिकट देने को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पैराशूट एंट्री को लेकर जिक्र किया जाए, प्रियंका जी मैं आपको लेकर आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूं, आपका रुख कर रहा हूं मैं। अगर पैराशूट एंट्री को लेकर बात करें, ये अक्सर हमने देखा है पार्टी के अंदर जब भी पैराशूट एंट्री होती है तो उसका नुकसान पार्टी को ही होता है। क्या आपको लगता नहीं कि उपचुनाव में जिस तरीके से पैराशूट एंट्री हुई है, कार्यकर्ताओं में जो है वो कहने की नाराजगी देखने को मिलेगी? और जाहिर तौर पर भले सामने कार्यकर्ता आकर ना बोले, लेकिन पीठ पीछे कार्यकर्ताओं को नाराजगी रहती है कि उनके नेता को टिकट ना देकर एक पैराशूट एंट्री हुई, उसको ये टिकट दे दिया गया।
निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूं जी तो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी कार्यकर्ता है तो वो सदैव निशान को देख करके कार्य करता है। जी वो किसी व्यक्ति विशेष का पूजक नहीं है और ना ही वो किसी का अनुगामी है। अगर हम बात करते हैं रामनिवास रावत जी की भी, तो उन्होंने कांग्रेस को उस समय भी जीत दिलाई जिस समय कांग्रेस खस्ताहाल मध्य प्रदेश में थी। इसका जी मतलब उनका व्यक्तिगत संपर्क उस क्षेत्र में इतना अधिक है कि वो बिना पार्टी के, अगर उनके सोर्स की बात करें, तो भी वो जीत सकते थे। अगर उनका वर्चस्व नहीं होता तो डेफिनेटली जब लोकसभा में उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो कांग्रेस को उस क्षेत्र से लाभ होना चाहिए था, उनके कार्यकर्ताओं को लाभ होना चाहिए जी था। परंतु जिस तरह से लोकसभा में क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद में उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो अमरवाड़ा का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जहाँ निश्चित तौर पर देखा जाए तो अमरवाड़ा में भी कमलेश शाह जी को जनता ने विश्वास जताया और उनके ऊपर, क्योंकि इनकी जो पार्टी है वह ना नेतृत्व है, ना नीति है, और ना नियत है, और ना ही किसी का ऐसा चेहरा जिसके ऊपर विश्वास जताया जा सके। व्यक्ति विशेष के पूजक होकर के हर जगह खंड में बटी हुई कांग्रेस जनता को क्या विश्वास दिखाएगी? आप लोकसभा में जब इंडिया गठबंधन के साथ में आप केंद्र में लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तब आप लोग गठबंधन साथ बना लेते हैं, और जब विधानसभा में आती है तो उन्हीं दल के नेताओं के ऊपर, उन्हीं के प्रत्याशियों के ऊपर दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो जनता इस प्रकार के जो बातों के भेद हैं आज सब जगह समझ सकते हैं। हमारी बहन कहेंगी कि वो लोकसभा का विषय अलग है, विधानसभा का विषय अलग है। जी जनता आज अगर हम बात करें, जमाना था जब प्रिंट मीडिया के माध्यम से स्थानीय समाचार अलग होते थे और नेशनल न्यूज अलग होती थी, परंतु आज मीडिया इतना अधिक वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया की बात कर लें या दूसरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, इंसान का अलग अलग स्थानों से, सब जगह से संपर्क है और वो देख रहा है कि किस राज्य में किसकी सरकार है और वहां क्या स्थिति बनी हुई है और हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है उसको भी समझ रहा है। उसके बाद अगर सिनेरियो की हमारी बहन ने जैसे बात करी, बिल्कुल जी ड्रग्स की अगर आप बात करते हो तो अब मुझे खुशी होती कि आप राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए तुषार गोयल के ऊपर भी चर्चा कर लेती, प्रेम सुख जी के ऊपर, पाटीदार जी के ऊपर भी चर्चा कर लेती तो बेहतर होता। परंतु जी आप लोग नाम किसका लेते हैं? हरित अंजना जी का, वो भी एक फोटो के कारण। अगर मैं फोटो पे चर्चा करने जाऊंगी तो आप लोग के नेताओं की फोटो आतंकवादियों के साथ रही है, पर आप लोग उसके ऊपर जवाब नहीं दे पाते। उसको आप लोग दुनिया तरीके से बात करना चाहेंगे, आप कहिए नहीं वो तो विषय बाहर का है। तो भाई फोटोज के ऊपर से आप किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि नेताओं के साथ सैकड़ों फोटो होती हैं। तो अगर गलत है इंसान, जांच हो रही है, ठीक है डेफिनेटली अगर वो भी गलत ठीक पाए ठीक जाएंगे है तो उनकी ठीक कार्रवाई है की ठीक है जाएगी, प्रियंका होनी जी, भी ठीक है चाहिए। ठीक है निश्चित। ठीक है आपकी बातों को समझे हम, ठीक है। लेकिन हिमानी जी मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से पैराशूट एंट्री का जी मैंने जिक्र किया था, हिमानी जी आपको लगता नहीं पैराशूट एंट्री से पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि ऐसा नुकसान पार्टी को हरियाणा में अभी हाल फिलहाल में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही नतीजे सामने जी आए हैं, चुनाव कुछ दिन पहले ही हरियाणा में हुए हैं। पैराशूट एंट्री जिस तरीके से वहां पर नेताओं की हुई थी और जिस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली थी, उसका असर जो है वो नतीजों में देखने को मिला है, बिल्कुल विजुअल रहा वो। हिमानी जी तो आप कांग्रेस पार्टी में पैराशूट एंट्री को इंगित कर रहे हैं। जी तो आप इनको रामनिवास रावत को हेलीकॉप्टर एंट्री या हवाई जहाज एंट्री या कौन सी एंट्री में इनको काउंट करेंगे, जो उस पार्टी जी के मूल कार्यकर्ता भी नहीं है? अभी बुधनी विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे राय मशवरा करने के बाद राजकुमार पटेल जी का जातिगत समीकरणों को देखते हुए नाम फाइनल किया गया है। किरार समाज का वहां पर बहुत बाहुल्य है और जी वहां के लोगों को देखकर आपको कहीं ऐसी कोई असंतुष्टि भरा कोई न्यूज या कोई समाचार ऐसा कुछ सुनाई दिया? फिर रामनिवास रावत के बारे में बात करनी चाहिए कि वो कौन सी एंट्री है। वो तो पैराशूट और इन सब चीजों की हदें पार कर चुकी एंट्री है। इमरती देवी भी एक ऐसी थी जिनका उदाहरण दे सकती हूँ मैं। और प्रियंका जी ने, मैं सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने स्वीकार किया कि रामनिवास रावत का कद इतना बड़ा था कि वो अपने दम पर लेकर आते थे और भारतीय जनता पार्टी में उस विधानसभा में 6 कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा कार्यकर्ता ना पनप पाया, ना बन पाया, ना ये लोग कोई उसे किसी को ढूंढ पाए पैराशूट से या किसी भी तरीके से। तो उन्होंने किसी भी तरह छल बल का प्रयोग करके रामनिवास रावत को अपनी तरफ किया और ये स्वीकार कर रहे हैं कि रामनिवास रावत के अलावा कोई और था नहीं। तो ठीक है, ये अलग विषय रहेगा। इनकी हालत इमरती देवी से अच्छी नहीं रहेगी। उस क्षेत्र के लोगों ने बिल्कुल साबित किया है कि वो कांग्रेस के मूल वोटर्स हैं और रामनिवास रावत जी को भी और प्रियंका जी को भी उपचुनाव के रिजल्ट के दिन इसका जवाब मिल जाएगा। और व्यक्ति विशेष की राजनीति की बात प्रियंका जी ने की। जो पार्टी पंच से लेकर लोकसभा तक का चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पर लड़ती है, जिसके
हर नेता, हर कार्यकर्ता की जबान से पहला शब्द एक ही व्यक्ति का निकलता है। ये पुरानी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो विचारधारा पे काम करती है या किसी और चीज पे काम करती है, या इनका कोई होता है कि एक व्यक्ति को लेकर वो बात कर रहे हैं कि हम व्यक्ति विशेष के पुजारी नहीं है। आप सब, और इवन आप लोग तो ये कर लेते हैं कि जो सत्ता में आ जाता है, अब आप मोहन यादव आ गए हैं तो आप शिवराज सिंह चौहान को भूल गए। अब आप तुलना इन्हीं के प्रवक्ता कर देते हैं कि इस सरकार में ये हो रहा है जो पिछली में नहीं हुआ था। वो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को भुला देना चाहते हैं, और खुद शिवराज सिंह चौहान इस तरह के बयान दे चुके हैं कि जो लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे, माता पिता सब कुछ मानते थे, उनके मुख्यमंत्री से पद से हटने के बाद बैनर पे अपने फोटो नहीं लगाते हैं। ठीक है प्रियंका जी का रुख करूंगा मैं, बीजेपी को लेकर सवाल कर रहे थे, ठीक है, मैं अभी हिमानी जी का रुख फिर से करूंगा। लेकिन प्रियंका जी, जो इस बीच एक बात चर्चा में बनी हुई है वो ये भी है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के आवास पर बैठक हुई, आप सभी को पता होगा, उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी का ऐलान वहीं पर किया गया, लेकिन वहां पर जिस तरीके से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत और पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा बैठक में नहीं पहुंचे, उसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं का नाम जो टिकट मिलने की रेस में था और टिकट नहीं मिला, इस नाराजगी की वजह से बैठक में नहीं पहुंचे। देखिए, अगर हम बात करें तो पैनल के जो नाम गए थे डेफिनेटली वो भी सर्वविदित है, सभी के सामने थे। निश्चित बाद में जो भार्गव जी के ऊपर अगर मोहर लगाई गई है तो वो भी हमारे यहाँ के संसदीय दल ने जो चुनाव प्रबंधन समिति है जिसने भेजा था नाम, उसके अनुसार ही केंद्र ने तय किया है। तो किसी की नाराजगी वाली बात तो वहां पर स्पष्ट होती ही नहीं है, सबके अपने व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, और ऐसी कोई नाराजगी अगर होती भी है तो निश्चित तौर पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैंने पहले बाद में अपने ओपन स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमेशा निशान को देख करके कार्य करता है, निशान के लिए समर्पित रहता है, अपने स्लोगन के नीचे काम करना पसंद करता है। तो हमारे यहाँ पे इस प्रकार की खंड में विखंडित होती हुई पार्टी नहीं है। निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति प्रत्याशी बनाया जाएगा, जनता और पूरी की पूरी जो टीम है उसके साथ में कार्य करेगी, कंधे से कंधे मिला करके कार्य करेगी। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी, जिस तरीके से सवाल मैंने आपसे किया, जो नाराजगी की बात निकल कर सामने आई है, उस नाराजगी का असर उपचुनाव पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस चुनाव को जो है सीधे तौर पर साख की लड़ाई माना जा रहा है, जहां बीजेपी दावे अपनी ओर कर रही है और बीजेपी की सरकार भी है प्रदेश में, दूसरी ओर कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम जो है दोनों सीटें जीत जाएंगे, और ऐसे में आपके नेताओं को वहां पर ना पहुंचना, और वो भी कोई छोटे नहीं बड़े कद के नेता। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ के जो भी नेता हैं, जितने भी बड़े कद के नेता हैं, वो हमसे ज्यादा समर्पण करके, हमारे से ज्यादा अपना समय और अपने भावनाओं को लगा करके वहां पर पहुंचे हैं। तो उनका अनुभव हमारे लिए हमेशा वंदनीय भी है और अनुभव का अनुकरणीय भी है। तो निश्चित तौर पे अगर वो नहीं पहुंचे तो उनका व्यक्तिगत कारण भी होगा। उनको नाराजगी से कनेक्ट करना मेरे लिए तो सही नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर हमने ऐसे बहुत से कार्यकर्ता देखे जो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि उन्हें इन सब छोटी मोटी बातों से ठीक है प्रियंका जी, मतलब आपके कार्यकर्ताओं का दिल बड़ा है। ठीक है, हिमानी जी का रुख करता हूं मैं इसके साथ। इस बीच हिमानी जी, आपको क्या लगता है बुधनी सीट को लेकर जिस तरीके से दावे आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और जो वहां पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस समय केंद्रीय मंत्री, क्या आपको लगता है कि उस रिकॉर्ड को आप लोग तोड़ पाएंगे, या कहें कि उस जीत को आप लोग दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि बुधनी अपने आप में बीजेपी के लिए एक मजबूत सीट मानी जाती है शुरू से नहीं सर, 20 साल से, जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से, शुरू से नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि जब से भारतीय जनता पार्टी 1980 के से आई है तब से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, सिर्फ 20 से। और कोई भी चीज है ऐसा फिर आप छिंदवाड़ा के बारे में भी कह सकते हैं कि एक ऐसी सीट थी, तो ये जनता जो है वो कब किसको क्या करने का काम कर दे। अभी बनारस का रिजल्ट देखा था, बीच में कई जगह खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत जगह पिछड़ गए थे एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, साधारण से कार्यकर्ता से। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जाएगा और जनता अपना मूड बदल लेगी किसी को भी लेकर। इन चीजों का अनुमान राजनीति में कभी नहीं लगाया जा सकता। 20 साल से थे, अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, और अब वो जो है, अब जिस तरह से बुधनी का 20 साल में विकास होना चाहिए था, ऐसा भी कोई जैसा छिंदवाड़ा मॉडल है या जो जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे तो आजकल उज्जैन का हर एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री समझकर घूमता है, कभी भी किसी भी पुलिस वाले को मार देता है या कुछ कर देता है। बुधनी की को विकास के मामले में भी वो सब चीजें कभी नहीं मिल पाई। तो इसलिए बिल्कुल हम, और क्या कहते हैं कि जब उन्होंने परंपरागत सीटों को अपनी तरफ चेंज किया, जब शिवराज सिंह चौहान जी ने,
तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि असंभव है, ये उनकी परंपरागत सीट है, क्यों नहीं अब चेंज हो सकता है? इसके ऐसे कोई कारण मुझे नजर नहीं आते। दूसरी, जिस तरह नहीं से हिमानी जी, मैंने 24 असंभव और नहीं जब कहा। से नरेंद्र हिमानी जी, मैंने मोहन असंभव नहीं यादव जी, कहा। मोहन आप यादव गलत जी कोट जब कर से रही हैं मुझे। मैंने मुख्यमंत्री असंभव बने नहीं कहा, हैं। मैंने बस इतना नहीं कहा नहीं कि जी, ये एक नहीं नहीं, मजबूत मैं सीट कह है रही हूँ, मैं और कह रही जो हूँ, नतीजे हैं मैं वो कह रही दिखते हूँ भी हैं। मजबूत बस इस सीट वजह है। से मैंने आपसे सवाल किया कि आप मैं लोग किस कह रही तरीके से हूँ उस सीट ऐसे, पर उतरेंगे। ऐसे ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, मैं उदाहरण दे रही हूँ जी अपने ही उससे दे रही हूँ ना, कि जी छिंदवाड़ा भी हमारी परंपरागत सीट थी और इससे पुराना इतिहास था हमारा। पर इस बार जनता ने मूड चेंज किया, हमने उनके जो भी जनाधार था उसको स्वीकार किया, जो भी जनादेश था। तो ऐसा ठीक है, कभी भी उसमें ठीक नेता अगर ठीक है, ठीक है कार्यकर्ता हिमानी जी, और ठीक 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 ठीक। मेहनत करते हैं और जनता। दूसरे मैं बताना चाहती हूँ क्यों क्यों हिमानी हम जी इस समय आधार कम है, पे ठीक कह है, रहे हैं। हाँ जब से जी मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, 2400 रेप मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें ठीक है, छेड़खानी, शोषण, ठीक है। घरेलू मतलब हिमानी जी, जो मारपीट जैसे क्राइम केसेस क्राइम का में ग्राफ बढ़ 2400 रहा रेप। है प्रदेश में, उसका लाभ कह रहे हैं आप लोग, आप लोगों बिल्कुल को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जनता उस चीज से परेशान है, ठीक है, चुनाव में व्यस्त ठीक है। हैं, मैं कमेंट एक सिर्फ बार चुनाव ही इस बीच लड़े लेना जा रहे हैं। चाहूंगा तो प्रियंका ये जी से भी, जो ठीक है। प्रियंका जी बोल रही थी ना कि हम सिर्फ हिमानी जी आ खून गई, का आ गई निशान बात, आपकी देखते आ हैं, गई ये हिमानी जी, आपकी बात आ गई। एक बार एक कमेंट ले लूं प्रियंका जी से मैं। प्रियंका जी, यहां पर शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी माना है कि ये साख की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव साख की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यानी कि जब पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके से कह रहे हैं, इतने बड़े नेता इस चीज को कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि टफ कंपटीशन इस उपचुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो 24/7 ये कहा जाता है, और ये खुद आपके मीडिया ने ही हमें कोट किया हुआ है जी कि बीजेपी जो है वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। जी तो निश्चित तौर पे अगर करें, अगर वहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी जो हैं, अगर वहां से जगह छोड़ करके अगर उनकी सीट खाली हुई और उसके ऊपर चुनाव हो रहा है, तो डेफिनेटली वो उसको उतनी ही मुस्तैदी से लड़ना पसंद करेंगे जितनी मुस्तैदी से उन्होंने खुद के लिए लड़ा था। तो डेफिनेटली ये अगर बात करते हैं, और होना भी चाहिए स्पिरिट, चुनाव चाहे उपचुनाव हो चाहे इलेक्शन हो, दोनों में ही स्पिरिट जो है वो सेम होनी चाहिए और दोनों ही दल की तरफ से होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ भाजपा, तो ऐसा नहीं है, प्रतिपक्ष को भी उतने ही प्रयास करने चाहिए। निश्चित तौर पे तभी लोकतंत्र की खूबसूरती उसमें बनी रहती है। तो अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी का अगर ये बात है, तो आपको इस जज्बे को समझना चाहिए कि चलिए वो ठीक है, जितने मुस्तैद खुद के चुनाव के लिए थे, निश्चित तौर पे प्रत्याशी के लिए भी उतनी ही ठीक मेहनत करेंगे। ठीक है। प्रियंका जी, हिमानी जी, दावे जो हैं तमाम देखने को मिल रहे हैं और पक्ष विपक्ष आमने सामने भी है। और इस लड़ाई को, यानी कि इस उपचुनाव की लड़ाई को साख की लड़ाई दोनों तरफ से माना जा रहा है। देखना यह होगा अब कि जनता किसके सिर माथे पर ताज जो है रखती है, किसको चुनती है, किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, वो समय बताएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।